Hello children, I Srimati Manisha Srivastav welcome you to all in my English classes with your book The Spectrum textbook General English of class 12th, and we are reading today lesson number 11, and the name of the lesson is The Rightful Inheritors of the Earth, and the lesson is written by Wakam Muhammad Bashir, and this is part 1 of this lesson. And here you are seeing the cover page of your textbook The Spectrum. Here we have the lesson number 11, The Rightful Inheritors of the Earth. धरती के सच्चे उत्तराधिकारी. इनहेरिटर्स यानी उत्तराधिकारी और राइटफुल यानी सच्चे. तो धरती के सच्चे उत्तराधिकारी के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में मज़ा आएगा और प्रकृति के बीच मनुष्य को कैसे रहना चाहिए उस बारे में हमें सीख मिलेगी. देखते हैं क्वेश्चन जो लेसन पढ़ने के पहले ही हमारे सामने है. व्हाट आर पेस्ट्स? हाउ डू दे हार्म अस? शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड? व्हाट आर पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे क्या होते हैं. ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है. इसमें बहुत सारे जीव जंतु बने हुए हैं. ये सब पेस्ट के अंतर्गत आते हैं. हाउ डू दे हार्म अस? ये सब पेस्ट जो हैं, कीट पतंगे, इंसेक्ट्स, ये हमें नुकसान कैसे पहुँचाते हैं. शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड? अब ये नुकसान पहुँचाते हैं तो क्या इन्हें पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए. एक्सटर्मिनेटेड यानी धरती से अस्तित्व समाप्त करना. तो क्या ये पॉसिबल है? देखें स्टोरी में हमें पता चलेगा. ये जो चित्र है, ये इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है. इसके एक हाथ में देखें आप प्रकृति है, प्रकृति से मिलने वाले उपादान हैं, गिफ्ट्स हैं, यानी पेड़ हैं, फल हैं, सब कुछ है. और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जो प्रकृति से मिली हुई गिफ्ट को लेखक तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं. देखें स्टोरी क्या कहती है. When I became the owner of a tiny little piece of this earth, I firmly believed that my future was secure. यहाँ पर when I became यानी लेखक जो हैं खुद के बारे में बता रहे हैं और ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड पे लिखी गई स्टोरी है कि जब मैं इस वृहद धरती के छोटे से हिस्से का ऑनर बना, मालिक बना, तो मुझे दृढ़ निश्चय था, विश्वास था, बिलीव्ड यानी विश्वास हुआ कि अब मेरा फ्यूचर सिक्योर है, सुरक्षित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है. इट वॉज अ 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट पाम्स एंड एन ओल्ड हाउस दैट कुड बी रेनोवेटेड. वो जो ज़मीन, जिस छोटे से लिटिल पीस की बात कर रहे हैं लेखक, वो एक 2 एकड़ का प्लॉट था जिसमें कोकोनट पाम्स यानी नारियल के वृक्ष लगे हुए थे. पाम्स यानी वो वृक्ष जिनकी यानी लंबी एक शाखा रहती है और उस पर बहुत सारी पत्तियां लटकी रहती हैं. पाम्स के अंतर्गत नारियल भी आता है, खजूर भी आता है, डेट्स, और जो छींद बोलते हैं हम वो भी आता है. वो सब पे यानी एक लंबी स्टेम पे बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं, वो सब पाम के अंतर्गत आती हैं. मैं आपको चित्र बना के बताती हूँ. इस तरह का पेड़ जिसमें ऐसी शाखाएं निकली रहती हैं और इन शाखाओं पे बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती हैं इस तरह की. तो ऐसे जितने भी वृक्ष होंगे ये सब पाम कहलाएंगे, है ना. आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड. जिसमें कोकोनट पाम्स यानी कोकोनट के वृक्ष लगे हुए थे. एंड एन ओल्ड हाउस दैट कुड बी रेनोवेटेड, और एक पुराना मकान भी था जिसमें थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत थी. रेनोवेटेड यानी मरम्मत करना. दोज वेयर द डेज व्हेन द प्राइस ऑफ कोकोनट्स वाज स्पाइरलिंग. ये उन दिनों की बात है जब नारियल के दाम बढ़ रहे थे. आई सेवर्ड द थॉट ऑफ द पाम्स लैडन विथ कोकोनट्स. मैं
सेवोर्ड यानी आनंदित होना, खुश होना। मैं बहुत खुश हुआ इस विचार से ही कि कोकोनट के झाड़ वृक्ष में अब नारियल लदे हुए, लैडन यानी लदे हुए बहुत सारे नारियल्स लगे थे। इट वॉज अ हैप्पी एग्जिस्टेंस, अब मेरे लिए ये बहुत सुखी जीवन था, है ना। एग्जिस्टेंस यानी मेरा अस्तित्व होना संसार में मुझे अच्छा लग रहा था। बट देन अराइव्ड द इंटरलोपर्स, लेकिन फिर बीच में बाधा डालने वाले लोग आ गए। इंटरलोपर्स यानी बाधा डालने वाले। ट्रेसपासिंग, फ्लाउटिंग द लीगलिटी ऑफ द ऑनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट। मेरी ट्रेसपासिंग यानी बिना अनुमति प्रवेश करने वाले। फ्लाउटिंग यानी विरोध करने वाले, और लीगलिटी यानी होता वैधता। तो ये सारे लोग जो बिना अनुमति प्रवेश कर रहे थे, मेरी वैधता का विरोध कर रहे थे, और इंटरलोपर्स ज़बरदस्ती घुसा रहे थे। लीगलिटी यानी कानूनी वैधता। तो मेरी जो ज़मीन की कानूनी वैधता थी उस पर वो प्रश्न उठा रहे थे। वायोलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, फेंस यानी बागौड़ बोलते हैं जिसे, बाड़, उसको वायोलेट करते हुए, तोड़ते हुए बाउंड्री को वो आ रहे थे। डिफाइंग द सेंट्री माई डॉग शैन, और मेरा जो संतरी जो सुरक्षा गार्ड था, मेरा डॉग शैन, उसकी उपस्थिति को भी अमान्य कर रहे थे, डिफाई कर रहे थे, मना कर रहे थे कि रहने दो, है तो है, कोई बात नहीं, हम तो आएंगे। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनी वन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन द गवर्नमेंट। वो ऐसे थे जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे संसार में, ना यानी सरकार पर भी उनका कोई ध्यान नहीं था, सरकार को भी महत्व नहीं देते थे। द फर्स्ट अराइवल्स वेयर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। अब देखें कौन चीज़ थे जो सबसे पहले उनके खेत में आए थे 2 एकड़ प्लाट में, वो थे बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, पक्षी और तितलियाँ। बर्ड्स यानी पक्षी और बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ। अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, और एक आध प्रकार की नहीं, विभिन्न प्रकार की, बहुत सारा वैरायटी, अलग अलग तरह की पक्षी थे। एंड सो मैनी कम टू नेक्स्ट पेज। सो मैनी बटरफ्लाइज, बहुत तरह की बटरफ्लाइज, तितलियाँ आई। पर्च्ड ऑन द बर्ब्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, और ये जो इतनी विभिन्न तरीके की पक्षी और तितलियाँ थी, ये सब पर्च यानी आकर शाखाओं पे, बर्ब्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ की शाखाओं पर आके बैठ गईं। द बर्ड्स चिर्प्ड, पक्षी चहचहाने लगे। द बटरफ्लाइज फ्लटर्ड अराउंड द कोर्टयार्ड, फ्लैशिंग देयर कलर्स इन द सनलाइट, और जो तितलियाँ थीं वो सूर्य की धूप में अपने पंखों के रंग को चमचमाते हुए अहाते में, कोर्टयार्ड यानी अहाता, बरामदे में घूमने लगी, और सनलाइट में उनके जो पंखों के कलर थे वो बहुत ही शाइनिंग वाले फ्लैश कर रहे थे। वी कुड नॉट शू ऑफ द चिर्पिंग बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज, हम चहचहाती हुई पक्षियों को और तितलियों को शू ऑफ नहीं कर सकते थे, यानी भगा नहीं पा रहे थे, हटा नहीं पा रहे थे। बट देन केम द क्रॉस, फिर उसके बाद क्या आया, कौए। देयर रॉकस कॉइंग वॉज मोर इनसफरेबल देन द रैकेट्स ऑफ अदर बर्ड्स, उनकी जो कौओं की कर्कश आवाज़ थी, रॉकस यानी कर्कश, कॉइंग यानी काँव काँव करना, वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि अन्य पक्षियों की जो टोटल आवाज़ थी उससे भी ज़्यादा इन कौओं की आवाज़ परेशान कर रही थी। बिसाइड्स दे स्वूप्ड डाउन ऑन द चीक्स, आवाज़ तो असहनीय थी ही, इसके अतिरिक्त वो चिक्स, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों पर झपट पड़ते थे। स्वूप्ड डाउन यानी झपट्टा मारना, चिक्स यानी मुर्गी के छोटे बच्चे। They were followed by the hawks that perched on the coconut palms with the same intent. They kept watch and waited. कौवे तो ठीक थे, उसके अलावा और आ गए हॉक्स, हॉक्स यानी बाज पक्षी, वो भी आके पर्च करना यानी उड़ के आके शाखा पर बैठना,
कोकोनट पाम पे, वृक्ष पे आके बाज भी बैठने लगे और उसी उद्देश्य से, सेम इंटेंट यानी उसी उद्देश्य से आकर वो बैठते थे। दे केप्ट वॉच एंड वेटेड, वो देखते रहते थे और इंतजार करते थे, जब मौका लगता था झपट्टा मार देते थे। सून देयर वेयर मंगूज, बहुत शीघ्र ही बांस की झाड़ियों में से मंगूज आ गए। इन द बम्बू थिकेट, बम्बू यानी बांस, थिकेट यानी झुरमुट, तो बम्बू के जो झुरमुट थे, क्योंकि बम्बू कभी भी अकेला नहीं उगता है, उस एक साथ बहुत सारे बम्बू उगते हैं, तो बम्बू के झुरमुट में आ गए नेवले, मंगूज यानी नेवले। एंड फॉक्सेस इन द श्रबरी, और आसपास की जो छोटी झाड़ियाँ थी श्रबरी, उनमें फॉक्सेस, लोमड़ियाँ भी आने लगीं। पैच नियर इट रेडी टू पाउंस ऑन द हैंड्स, और वो जो लोमड़ियाँ थी वो भी बिल्कुल तैयार रहती थी मुर्गियों पे झपटने के लिए। पाउंस यानी झपटना। Even as I wondered what right these creatures had to be on my land, अब मैं यहाँ पे बड़ा आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था कि इन जीवों का मेरी ज़मीन पर क्या अधिकार है। There merged a fierce creature without hands or legs or wings, a cobra, अब वहाँ पे प्रकट हुआ, एमर्ज यानी प्रकट हुआ, दिखाई पड़ा, एक फायर्स, बड़ा ही खतरनाक जीव। और वो जीव क्या था? जिसके विदाउट हैंड्स, जिसके हाथ भी नहीं थे, लेग्स भी नहीं थे, विंग्स भी नहीं थे, और वो जीव था कोबरा। इट स्टूड बिफोर मी डिग्निफाइड, मैजेस्टिक, इट्स हुड स्प्रेड out as if asking me what business I had on this patch. अब वो जो कोबरा निकला था, वो अपना हुड यानी फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझसे पूछ रहा है जैसे कोई कि मेरा इस ज़मीन के टुकड़े पर क्या काम, यानी ये ज़मीन अब उसकी है, वो आ गया। तो डिग्निफाइड, मैजेस्टिक यानी भव्य तरीके से अपनी हुड यानी फन फैला के खड़ा हुआ। आई सेड, मैं बोला, यू हैड बेटर लीव माई 2 acre लैंड इमीडिएटली, मैंने उससे कहा तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरी 2 एकड़ की ज़मीन छोड़ के चले जाओ, अब भी, तत्काल। बट देन वेयर कुड इट गो, फिर प्रश्न उठता है कि वह कहाँ जा सकता था। हैडंट ऑलमोस्ट होल ऑफ दिस अर्थ बीन बॉट बाय मैन बिट बाय बिट, कि हैडंट ऑलमोस्ट द होल ऑफ दिस अर्थ, इस धरती की लगभग पूरी की पूरी ज़मीन मनुष्य ने खरीद ली है। बिट बाय बिट, एक एक टुकड़ा मनुष्य ने खरीद लिया है। माई वाइफ सेड द जैक फ्रूट हैज़ राइपन्ड, मेरी पत्नी ने कहा कटहल, जैक फ्रूट यानी कटहल, जो कांटेदार एक बड़ा सा फल होता है, अब वो पक गया है। और ये ध्यान रखें कि जब कटहल पकता है तो उसकी बहुत मीठी खुशबू पूरे वातावरण में फैलती है। बट स्क्वायरल्स एंड क्रॉज आर फीस्टिंग ऑन इट, कटहल पक गए हैं, पर कटहल पकने पर जो उसका आनंद ले रहे हैं, दावत मना रहे हैं, वो हैं स्क्वायरल्स एंड क्रॉज। स्क्वायरल्स यानी गिलहरियाँ और क्रॉज यानी कौवे, उस पर दावत उड़ा रहे हैं। Birds and bats are eating up all the guavas, sapotas and graft mangoes. पक्षी और चमगादड़, बर्ड्स एंड बैट्स, पक्षी और चमगादड़ सारी की सारी अमरूद, गुआवाज यानी अमरूद, हमारी क्षेत्रीय भाषा में बिही या जाम भी बोलते हैं, सैपोटा सीताफल, और ग्राफ्ट मैंगोज यानी आम की जो स्पेशल किस्म की फसल रहती है, ग्राफ्टेड मैंगोज, देसी आम नहीं, यानी ग्राफ्ट किए हुए अच्छी वैरायटी के जो आम लगे हैं, उन पर भी ये सारे पक्षी और चमगादड़ अपनी दावत मना रहे हैं। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क्ड, मैंने रिमार्क किया, बोला, टिप्पणी की कि यही तो इसका सौंदर्य है कि फल पक रहे हैं तो पक्षी खा रहे हैं, देखकर खुश होना चाहिए, सौंदर्य है ये प्रकृति का। God Almighty, who holds the universe together without a single prop, has created a variety of things
फॉर हिज क्रीचर्स। तो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, जो बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रॉप के इस धरती को थामे हुए हैं। उन्होंने ही अपने बनाए हुए जीव, हिज क्रीचर, यहाँ पे एच कैपिटल है, इसका मतलब ये ईश्वर के लिए यूज़ किया गया है। जब भी कभी हम ईश्वर के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। तो ईश्वर ने जो इस धरती को बिना किसी आधार के थामे हुए है, उसने अपने जीवों के लिए बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें का निर्माण किया है। क्रिएटेड यानी निर्माण करना, रचना करना। अब क्या क्या चीज़ें हैं? फ्रूट यानी फल, एडिबल रूट्स यानी खाने योग्य जड़ें, ग्रास यानी घास, ग्रेन यानी अनाज, फ्लावर्स यानी फूल, वाटर पानी, एयर हवा, वार्मथ यानी गर्माहट, एंड लाइट रोशनी। ये सब चीज़ों का निर्माण ईश्वर ने अपनी रचनाओं के लिए किया है। Don't you think we should remind ourselves always that birds, beasts and insects too are entitled to the produce of the earth? क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि हमें हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि बर्ड्स यानी पक्षी, बीस्ट यानी जंगली जानवर, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, ये भी धरती के द्वारा उत्पादित चीज़ों के अधिकारी हैं। एंटाइटल्ड हैं यानी अधिकारी हैं, उनका भी इन सारे उत्पादनों पर उपभोग करने का अधिकार है। लेखक ने अपनी पत्नी को इन शब्दों में समझा दिया। आगे देखें। गॉड, Almighty God, how unfortunate it is that rats have to be killed so that we can live. हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि चूहों को मार दिया जाता है, क्यों? ताकि हम जिंदा रह सकें। कैन ह्यूमन बींग्स नॉट सर्वाइव विदाउट डिस्ट्रॉइंग अदर क्रीचर्स ऑन द अर्थ? प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य संसार में जीवित नहीं रह सकता बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए? प्रश्न छोड़ के लेखक ने अपनी बात कही है। नेक्स्ट है, वॉट वी नीड is a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creature. हमें क्या चाहिए? एक वैज्ञानिक तरीका, एक बिल्कुल नवीन विचार की आवश्यकता है जो ये बता सके कि हम किसी भी जीव को मारे बगैर संसार में रह सकें, ये संभव हो। तो यहाँ पर मैं अपना आज का लेसन समाप्त करती हूँ। आप लेसन को ध्यान से पढ़ लें। अगले वीडियो में हम इसके आगे का लेसन जारी रखेंगे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।